अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 3.1 को डिटेल से पढ़ लिया होगा। वहाँ पे हमने 3.1 के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट सिंप्लीफाई किए हैं और उससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को। तो जब तक आपको वो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको आगे जो है उसकी मजीद जो प्रॉपर्टीज है या मजीद जो आगे सोल्यूशंस है वो थोड़े से मुश्किल लगेंगे। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप पहले वाला लेक्चर देख लें, उसमें स्पेशली जो मैंने थ्योरी समझाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले एक दफ़ा उसको देख लें और उसके बाद फिर इसको 3.2 को सिम्प्लीफाई कीजिएगा। तो वहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर उनको ऐड कैसे किया जाता है सिंपल वेक्टर्स को, तो उसके अंदर कंपोनेंट्स नहीं बताए गए थे। आज जो है हम डिस्कस करेंगे उनके कंपोनेंट्स को, फिर उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाला हर लेक्चर जो है आपको पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन। आपको याद होगा 3.1 के अंदर मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था, एक टू डायमेंशनल का और थ्री डायमेंशनल का। टू डायमेंशनल में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा सा वहां पे डिस्कस किया था, फिर इस तरह थ्री डायमेंशन यानी एक्स वाई जेड जो स्पेस थी उसको भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम पूरी डिटेल से इसको समझेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, उसके पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो पहले पूरी डिटेल से इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसके मजीद वैल्यूज के ऊपर। सो वी रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस दैट अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ two lines x prime and y prime draw at the right angle to each other are known as coordinate axes। तो यहाँ पे बता रहे हैं जिस तरह से लिखा हुआ है कि वी रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस क्लास, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 10 क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 7 जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वहां पे आपने एक्स वाई प्लेन को डिस्कस किया था, फिर वहां पे उनकी पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ पे होती है, नेगेटिव वैल्यूज कहाँ पे होती हैं, उनको क्या नाम दिए गए थे, तो वहां पे काफी डिटेल बताई गई थी। तो इसलिए यहाँ पे जिक्र हुआ है कि आपने पिछली क्लासेस से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को वहां पे डिस्कस किया था। सो दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक वर्टिकल लाइन थी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अंदर भी दो चीजें थी, एक राइट साइड थी और एक लेफ्ट साइड थी। राइट साइड के ऊपर तमाम पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड पे क्या थे, नेगेटिव नंबर। उसका जो सेंटर था यानी जिसको जीरो से या ओरिजिन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां से उसी पॉइंट से अगर उसके ऊपर एक दूसरी लाइन ड्रा कर दी जाए तो वो बन गई थी वहां पे वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे राइट एंगल का जिक्र हुआ है, वो राइट एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो कोऑर्डिनेट आपके पास बने थे यानी क्वाड्रेंट्स जो बने थे, उन क्वाड्रेंट्स के अंदर हर क्वाड्रेंट में राइट एंगल बन रहा था, तो उनको हम क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते थे। वही चीज हमने यहाँ पे भी डिस्कस करनी है। तो वो जो थी वो ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से थी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है वेक्टर के हवाले से। तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वैल्यूज वही रहेंगी, सारा कुछ वही रहेगा, लेकिन थोड़े से उसको पढ़ने का अंदाज जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इज डिनोटेड बाय ओ। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी एक एक्स एक्सिस लाइन है, एक वाई एक्सिस लाइन है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। एंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी वो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें मजीद आगे वही जो मैंने आपको बताया है वही आगे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड। यानी राइट साइड पे क्या होंगी आपके पास, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और अपवर्ड डायरेक्शन में वाई की क्या होंगी आपके पास, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। फिर क्या कह रहे हैं, इफ P इज अ पॉइंट इन अ प्लेन, यानी अगर प्लेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, देन इट हैज टू कोऑर्डिनेट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर अलोंग वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट डिस्कस करने को उसके दो आंसर यानी दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू होगी आपके पास x की और दूसरी वैल्यू होगी आपके पास y की। इफ द डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस आर डिटरमाइंड बाय a एंड b। अगर हम इस तरह करते हैं कि जो डिस्टेंस है यानी इससे पहले भी हमने 3.1 में देखा था कि जो हमारे पास
वेक्टर्स हैं उसको हम डिस्टेंस यानी ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे या पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ए और बी की फॉर्म में है रिस्पेक्टिवली, देन द पॉइंट पी इज असाइंड एन। तो जो पॉइंट पी है उसको हम इस तरह से असाइन करेंगे। तो पॉइंट पी को हम क्या करेंगे, एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एज ए एंड बी और पॉइंट ए बी, यानी उससे क्या करें कि जो पॉइंट होगा उसको हम इस तरह से असाइन करेंगे, उस तरह से लिखेंगे कि जो पॉइंट होगा यानी जो भी नंबर्स होंगे उसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इस तरह से ए और बी और उसको हम ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। वी कॉल ए एंड बी आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी ए और बी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, जिस तरह से मैंने पीछे डिस्कस भी कर लिया। अब इसमें आ जाते हैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से हम नेचुरल नंबर लिखते हैं तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन लिखते हैं। फिर इसी तरह अगर होल नंबर की बात हो रही है तो वहां पे w से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर है तो z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह जब रियल नंबर और दूसरे रियल नंबर यानी एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, दो लाइंस है लेकिन वो बेसिकली दो सेट हैं रियल नंबर, जब उनको कंबाइन कर दिया जाए तो वो बन जाता है आर स्क्वायर और उस सेट को लिखा जाता है ए एंड बी। और ए और बी कहां से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर सेट में से। अब रियल नंबर पहले भी बता चुका हूं चैप्टर 1 के अंदर, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल के यूनियन से आता है, यानी तमाम जो नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के वो तमाम के तमाम नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स में आते हैं। इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब इस सेक्शन में यानी जो हम डिस्कस करने लगे हैं इसमें हमने क्या पढ़ना है तो वो भी जरा देख लें। इन दिस सेक्शन वी यूज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो हमने वहां पे रिप्रेजेंटेशन की थी वो वेक्टर की नहीं थी बल्कि वो सिंपल पॉइंट्स की थी, जो कि हम क्या करते थे, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे। यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना है वो हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली यूज करना है। तो अगर प्लेन की बात हो रही तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आसानी के लिए यानी हम अपनी आसानी के लिए कि डायरेक्ट हमें पता चल जाए कि ये कौन सा कंपोनेंट लिखा हुआ है, उसके लिए हम दो नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होगा, लेट आई denoted the unit vector whose direction along the positive x-axis and let j denote the unit vector whose direction is along the positive y-axis। हम क्या करते हैं, i को रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस के लिए और j को रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस के लिए। इसी तरह अगर थर्ड है स्पेस की बात करें तो वहां पे z आ जाएगा, तो z एक्सिस के लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, i j और k बन जाएगा, यानी k को हम रिप्रेजेंट करेंगे z एक्सिस के लिए। तो आगे देख लें, देन एवरी वेक्टर ओ पी यानी ओ से लेकर ओरिजिन से लेकर उस पी पॉइंट तक का जितना भी वेक्टर का डिस्टेंस है इन द प्लेन कैन बी रिटन यूनिकली इन टर्म ऑफ द वेक्टर, तो उनको हम आई और जे के टर्म्स में लिखेंगे एज ओ पी, यानी ओ पी जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, आर के इक्वल ले सकते हैं, यू के इक्वल लिख सकते हैं, वी के इक्वल लिख सकते हैं। तो आप इसे रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीकों से यानी नोटेशन से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का आई कंपोनेंट प्लस वाई का जे कंपोनेंट वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, और एक्स और वाई यानी नंबर्स होंगे 1 2 3 जिस तरह से वैल्यूज होती हैं तो वो आपके पास क्या होंगे, सिंपल नंबर्स होंगे। सी इन द फॉलोइंग फिगर्स, मैं आगे आपको दो शेप्स बना के दे रहा हूं जिसमें मैं आपको ये कार्टेशियन प्लेन जो है इनको मैं डिटेल से समझा देता हूं कि वो किस तरह के होंगे। अब यहाँ पे जरा समझ लें कि हम इसको किस तरह से ड्रा करते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ जो है वाई एक्सिस की, और सेम यहाँ से हम एक लाइन लगा लेते हैं एक्स एक्सिस की। सो ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी जिस तरह से जिक्र भी हुआ था कि अगर एक्स एक्सिस को डिस्कस करें, ओरिजिन से जो राइट साइड है वो एक्स एक्सिस है और ओरिजिन से जो ऊपर वाली साइड यानी अपवर्ड डायरेक्शन है वो क्या है, वाई एक्सिस है। अब इस डायरेक्शन के ऊपर जहां पे एक्स को स्टडी कर किया जा रहा है, इस एक्स के ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आई कंपोनेंट होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके अगर कंप्यूटर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरह आई जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन अगर हम हाथों से लिखेंगे तो जाहिर बात है हम इस तरह सिंपल आई को लिखेंगे। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं पेपर्स के अंदर, चूंकि ये जो चैप्टर लिया गया है ये बेसिकली सेकंड ईयर की जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर नंबर 7 था, तो वहां पे अक्सर बच्चों की ये मिस्टेक देखने को मिलते थे। अब वो मिस्टेक क्या करते थे कि वो सिंपल जब वेक्टर को सॉल्व करते तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं करते तो उनको नंबर नहीं मिलते थे, हालांकि उनका क्वेश्चन पूरा ठीक होता था। तो आपने ये गलती नहीं दोहरानी। आपने करना क्या होगा,
अगर वेक्टर आई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है या स्पेस की बात हो रही है, आपने हर वैल्यू के नीचे आई है, जे है या के है, उसके नीचे अंडरलाइन यानी वो लाजमी रिप्रेजेंट करना है, ताकि पता चले कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। तो साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, ये आई कंपोनेंट है तो ये जो होगा आपके पास क्या होगा, सिंपल जे कंपोनेंट हो जाएगा। अब चूंकि हम पॉइंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, जिसमें क्या होगा, एक्स और वाई, यानी फर्स्ट जो है वो एक्स कंपोनेंट है, सेकंड जो है वो क्या है, वाई कंपोनेंट है। सो यहाँ से ओरिजिन यानी ये वाला जो है पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ तक। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम इस तरह से मजीद समझ लेते हैं। एक तो इसकी जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हेड टू टेल रूल की मदद से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वहां से उसकी क्या वैल्यू आएगी, तो फिर आपको क्या होगी, समझने में भी आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको अलग से बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब ओरिजिन से यहाँ तक का जो मैंने ये ड्रा किया है पॉइंट पी तक, ये हो जाएगा एक्स एंड वाई। अब देखें यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं इस डायरेक्शन ओरिजिन से यहाँ तक मूव करता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अगर हेड टू टेल रूल की बात करें तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एक्स है, देखें यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस है, तो ये बन जाएगा एक्स आई कंपोनेंट। और ये देखें तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये पूरा जो है वो क्या है आपके पास, ये वाई एक्सिस है, तो इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी वाई की है और ये इसके पैरेलल है इस साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई जे कंपोनेंट। अब ओ से लेकर पी तक का जो इसका रिजल्टेंट है ये हो जाएगा ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। जो ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो होगा एक्स आई कंपोनेंट प्लस वाई जे कंपोनेंट। सो ये इसका क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन में सो ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब हम लिख देंगे द वेक्टर ओ पी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो ये जो पॉइंट ओ पी है इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, यानी वहां पे उसको रिप्रेजेंट करे तो इसलिए हम इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं, जो कि है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट, जिस तरह से मैंने ऊपर यहाँ पे आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को समझाया है, वही चीज आगे बताई जा रही है कि अगर आप डिफरेंट वेक्टर्स को यूज करते हैं तो उसके लिए, डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो उनके लिए कैसे उनके कंपोनेंट आएंगे। सो इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर टू एनी पॉइंट पी एक्स वाई इन द प्लेन एज ओ पी, यानी ओ से लेकर पी तक की डायरेक्शन है, या आप अगर एक और पॉइंट ले लेते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ओ से लेकर क्यू तक की डायरेक्शन होगी। तो कह रहे हैं आपके लिए तमाम वैल्यू जो होंगी वो इस तरह से आएगी कि एक्स आई कंपोनेंट एंड प्लस वाई जे कंपोनेंट, द स्केलर एक्स वाई आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स। ये जो एक्स और वाई है यानी ये वाले, ये क्या होंगे, इनके कंपोनेंट्स हो जाएंगे ऑफ द वेक्टर आर, इस वेक्टर आर के। सो द कंपोनेंट इन आई डायरेक्शन इज एक्स while द कंपोनेंट इन वाई या जे डायरेक्शन इज वाई, यानी जे डायरेक्शन की फॉर्म में जो है वो वाई कंपोनेंट है इसके, और जो आई डायरेक्शन है उसमें क्या है, एक्स कंपोनेंट है। तो इसमें एक थ्योरम दिया गया है, ये थ्योरम आपने याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, बस आपने इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। थ्योरम का इतना ज्यादा अमल दखल नहीं है, यानी ये नहीं कि आपसे प्रूफ करने को कहा जाएगा। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या पूछ लिया जाए, या आपके पास जो एमसीक्यूज है उसमें स्टेटमेंट दी गई हो और आपसे उसका आंसर पूछा हो, तो इस तरह भी आ सकता है। ये कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, यानी कोई ए और बी वेक्टर है और उस वेक्टर की जो वैल्यूज हैं वो ए और बी से रिप्रेजेंट की गई हैं, देन ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी ए बी की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, बी यानी सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इससे क्या करेंगे, हम प्रूफ करते हैं कि क्या वाकई ऐसा आता है या नहीं। तो इसको हम डायग्राम से देख भी लेते हैं और इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। सो इसका प्रूफ देख लें। इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी ये कहा गया था, मैं थ्योरम की स्टेटमेंट में ही बता दिया गया था कि ए और बी जो है वो पोजीशन वेक्टर है ए और बी पॉइंट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ से लेकर ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ए के इक्वल है, और बी जो है वो क्या है, ओ से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है। सो नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
मैंने पिछले लेक्चर में ये समझाया था कि जो हेड टू टेल रूल है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, और वो रीजन भी बताई थी। रीजन ये है कि जब दो पॉइंट्स मिल जाते हैं और उनको हम ज्वाइन करते हैं तो उनको जो रिजल्टेंट होता है वो मिलने के बाद आपके पास जो शेप होती है वो क्या बन जाती है, वो ट्रायंगल लॉ बन जाता है। तो इसलिए मैंने वहां पे उसको डिटेल से समझा दिया था। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये बेसिकली आ रहा है ए से लेकर बी तक का जो रिजल्टेंट डिस्टेंस, अगर हम देखें इस तरह से, ये देखें यहां से इस तरह मूव करके गया है ओ से लेकर ए तक, और प्लस ए से लेकर बी तक, ये इक्वल है ओ बी के। ठीक हो गया, नहीं ओ बी इसकी ये वाली लेंथ के। अगर हमने ए बी फाइंड करना है तो हम ओ ए को राइट साइड पे ले जाते हैं, सो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ये वाली लाइन जो है ये आपने याद रखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने मोस्टली क्वेश्चन में इसी लाइन को यूज करना है। हमें वेक्टर गिवन होगा, हमने उसको फाइंड करना होगा, तो हम लिख देंगे कि ए बी डायरेक्शन इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, या अगर पी क्यू लिखा हुआ है तो ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी सेकंड वेक्टर की वैल्यू माइनस फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू। ठीक हो गया। तो फिर सेकंड वेक्टर की वैल्यू देख लें, यहाँ पे बी से रिप्रेजेंटेड है और फर्स्ट वेक्टर जो है वो ए से रिप्रेजेंटेड है, सो ओ बी माइनस ओ ए। तो ये तो हमारे पास प्रूफ नहीं आ गया, जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था कि दोनों जो है ए बी का जो डिस्टेंस है वो बी माइनस ए के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आंसर है वो बी माइनस ए आता है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो हो सकता है कि आपसे इसका प्रूफ ना पूछा जाए, तो आपने याद लाजमी रखना है, क्योंकि हमने इसका हवाला देना होगा बहुत से क्वेश्चंस के अंदर कि मैं थ्योरम की मदद से इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि वेक्टर विच इनिशियल पॉइंट नॉट एट द ओरिजिन। अगर इनिशियल पॉइंट उसका ओरिजिन नहीं है तो फिर हम उसको कैसे बढ़ते हैं। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर जाहिर बात है, अगर हम किसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो वो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस तरह से आएगा जिस तरह से अभी हमने इसको पहले डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं कि अगर पॉइंट जो उसका ओरिजिन नहीं है तो फिर हम उसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसको जरा समझ लें। वी डिफाइन द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स टर्मिनल एंड पॉइंट्स व्हेन इट्स इनिशियल पॉइंट इज एट द ओरिजिन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, मैंने ऊपर बता भी दिया है, मैंने वही लिखा है कि मैंने जो ऊपर पढ़ा है वही सेम आ गया आपके पास अगर ओरिजिन है। नाउ वी विल फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट एट द ओरिजिन। अब हम क्या डिस्कस करते हैं कि अगर हम उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन नहीं रखते तो फिर क्या होगा। तो सपोज करते हैं कि पी एक्स वन वाई वन एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्या है पी टू एक्स टू एंड वाई टू आर टू पॉइंट्स इन द प्लेन। प्लेन के अंदर मैंने क्या किया है, दो पॉइंट्स को वहां पे लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो और ओ से लेकर पी टू तक का डिस्टेंस वो इस तरह से आ जाएगा। तो O से लेकर P1 तक का डिस्टेंस और O से लेकर P2 तक का डिस्टेंस बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 एंड P2। जाहिर बात है इसको रिप्रेजेंट तो हमने क्या करना है, प्लेन के अंदर ही करना है, लेकिन ओरिजिन पॉइंट नहीं होगा, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन की फॉर्म में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, P1 से P2 तक के डिस्टेंस को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर स्टडी करते हैं कि इसमें होगा क्या। तो यह हो जाएगा ओ पी माइनस ओ पी वन, जिस तरह हमने पहले बताया कि सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर दें। अब यहाँ पे देख लें, अगर ये लिखा हुआ है x1 और y1 की फॉर्म में तो ये हो जाएगा x2 और y2 की फॉर्म में, क्योंकि p2 है तो मैंने इसको x2 y2 से रिप्रेजेंट किया है और p1 को x1 y1 से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका जो यहाँ पे x है ना, इस x में से ये वाला x माइनस हो जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। इसी तरह y के इस कंपोनेंट से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज करके लिख लेंगे। सो ये इसका क्या होगा, फाइंड करने का तरीका होगा। अब इसको जरा यहाँ पे समझ लें कि होगा क्या है। असल में ये होगा कि ये आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ से P से लेकर P2 तक, ये बेसिकली दो पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है P1 P2 का, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली रिलेटेड है ओरिजिन के साथ, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हाँ हम कह सकते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन नहीं है, क्योंकि P1 से शुरू हो रहा है। सो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब जो इनिशियल पॉइंट है उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो है वो ओ P1 आ गया, और जो टर्मिनल साइड इसकी ये वाली P2 वाली ये हो जाएगी आपके पास ओ P2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम अब क्या करते हैं, इसको फर्दर अब सॉल्व करते हैं। तो फिर P1 P2 को लिखेंगे और क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या होगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर दूसरी बात, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आई कंपोनेंट है और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या है, इसकी जे कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। सो ये भी आपने क्या करना है, साथ साथ याद रखना है।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो ये हम पिछली एक्सरसाइज के लिए भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे ये आई जे और ये चीजें नहीं थी, वो सिंपल ए और बी से वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए थे। तो फर्स्ट टॉपिक है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल कहते हैं बराबर को। तो इक्वल वेक्टर्स इस तरह नहीं होंगे कि दो वेक्टर्स यानी ए और बी इक्वल गिवन होंगे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम प्रिडिक्ट करेंगे कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो अगर वो इक्वल है तो उसकी मदद से हम एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी या अननाउन्स होंगे वो हम फाइंड कर सकेंगे। तो हमने बेसिकली इक्वल को पढ़ना ही इसीलिए है। यहाँ पे देख लें टू वेक्टर्स u एंड v यानी ये और ये आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम कंपोनेंट दैट इज v एंड u। यानी u और v के जो कंपोनेंट्स है, यानी यहाँ पे 2i लिखा हुआ है, यहाँ पे 3j लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ये होगा 2i प्लस 3j। अब जो वैल्यूज गिवन होंगी वो इस तरह से होंगी कि वो लग रही होंगी कि वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको सपोज करेंगे कि ये इक्वल है, तो उसको फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके उनके वैल्यूज यानी कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। अब देख लें इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इसको लिखा जाता है, इस इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ, क्योंकि आगे मैंने बहुत सारे नोटेशन में इसको यूज भी किया है, सो ये मैं बता देता हूँ। अब होगा क्या, जिस तरह मैंने पहले बताया x1 और ये x2 ये दोनों इक्वल होंगे और y1 y2 के इक्वल होगा, तो ये हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब ये एग्जांपल जरा देख लें। एक u वेक्टर में लिखा हुआ है 2i प्लस वाई जे एंड v इज इक्वल टू एक्स आई माइनस जे। अब मुझे नजर आ रहा है कि ये तो इक्वल नहीं है, जाहिर बात है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ भी y लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। अब हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। So then we find x and y. Let's suppose that v is equal to u. ये हम इक्वल ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने u की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे इसकी क्या लिख दी है, v की वैल्यू लिख दी है। आपने याद रखना, आपने हमेशा करना क्या होगा, जब इस तरह से आप इक्वल लिख लेंगे तो आपने लिखना होगा कि बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड या बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। अब ये मैं जरा सा आपको याद दिलवा दूं, आपने 10 क्लास के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी थी, तो वहां पे जब आप उस तरह की ए और बी की वैल्यूज फाइंड करते थे तो वहां भी आप ऐसा ही करते थे कि बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो वहां से आपके पास ए और बी की वैल्यूज फाइंड हो जाती थी। यहाँ भी हमने सेम मेथड को यूज करना है। तो ये हो गया बाय कंपैरिजन, वी हैव एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -1 है। अब अगर हम दोनों वैल्यूज में ये यहाँ पे इनके जो कंपोनेंट्स है ये लिख देंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपको डिटेल से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम वहां पे हमने एडिशन तो पढ़ी थी, लेकिन वो हेड टू टेल रूल था या ट्रायंगुलर लॉ था या पॉलीगॉन मेथड था। तो वहां पे ये आई और जे के इस तरह की वैल्यूज नहीं गिवन थी, वो सिंपल वहां पे क्या थी, ए और बी और इस तरह की सिंपल वेक्टर्स गिवन थे। तो यहाँ पे आपने एडिशन किस तरह से करनी है, फॉर एग्जांपल u वेक्टर है जो x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरह v जो है वो भी x2 प्लस y2 की फॉर्म में, और टू वेक्टर्स देन देयर एडिशन डिनोटेड बाय u प्लस v, इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे, इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन किया गया है कि u प्लस v, u की वैल्यू प्लस v की वैल्यू। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू x1 और x2 इनके फर्स्ट कंपोनेंट यानी i और i के जो कंपोनेंट्स है सिंपल वो ऐड होते हैं, और इसी तरह j और j के कंपोनेंट जो है वो ऐड होते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि x और j का कंपोनेंट ऐड हो जाए, यानी x और y2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि j और i अलग अलग हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकते। j और j के साथ ऐड होगा और i जो है वो i के साथ ऐड होगा। सो टू ऐड वेक्टर्स वी ऐड देयर कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स, तो हम इनके जो कोरस्पोंडिंग यानी i के साथ जो दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं वो दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास क्या होंगे, इसकी आंसर आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्केलर हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई नंबर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर u बाय अ स्केलर k दैट इज ku इज डिफाइंड एज ku, और k को हम क्या कर देंगे, x के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब देखें नेगेटिव वेक्टर जो 3.1 में हमने डिस्कस किया था वो इस तरह से था कि अगर डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा था, यानी अगर आपके पास ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर है, तो नेगेटिव ऑफ ए जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर u वेक्टर है x प्लस वाई की फॉर्म में इज अ वेक्टर, देन नेगेटिव ऑफ u इज डिनोटेड बाय माइनस u। यहाँ भी वही सेम रिप्रेजेंटेशन वही है, इज डिफाइंड एज माइनस u, तो इनकी जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी, जो कि इसके साथ ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो डायरेक्शन की नहीं होगी, बल्कि क्वेश्चन के सोल्यूशंस की तरफ जो है वो ज्यादातर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। सो बस ये आपने यही याद रखना है। नेक्स्ट टाइप है इसकी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।
अब जिस तरह से एडिशन है सेम उसी तरह से ही सब्ट्रैक्शन है। u वेक्टर है, v वेक्टर है और टू वेक्टर्स, देन दियर डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, डिनोटेड बाय u माइनस v। देखिए वहां पे u प्लस v था एडिशन के लिए, यहाँ पे u माइनस v इज डिफाइंड एज u माइनस v। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2। सिंपल i को i के कंपोनेंट से और j को j के कंपोनेंट से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज डिनोटेड बाय जीरो, यानी ओ से या जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज डिफाइंड एज जीरो आई प्लस जीरो जे, यानी दोनों कंपोनेंट क्या हो, एक्स और वाई के जीरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। अब आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ, जो कि 3.1 में इतने बार हमने इसका नाम सुना था, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो वहां पे मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमने मॉड्यूलस फाइंड किया था उसी को ही क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। सो आज हम फाइनली क्या करेंगे, उसको स्टडी करते हैं और उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो भी देखना है। यहाँ पे इसके डिफरेंट नाम है जो कि आपने याद रखने हैं। इफ u एक्स आई प्लस वाई जी if u is equal to xi plus yj is a vector, its magnitude और norm, यानी इसको क्या कहा जाता है, इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है, इसको नॉर्म कहा जाता है, इसको लेंथ कहा जाता है। ये तीन नामों से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, या मॉड्यूलस भी कहा जाता है इसको। इज डिनोटेड बाय u मैग्नीट्यूड। ये देख लें यहाँ पर u के साइड पे हम क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे एब्सोल्यूट की तरह की, एंड इट इज डिफाइंड एज, डिफाइन इस तरह से होंगे, ये x कंपोनेंट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे z लिखा होता है यानी जो इसकी स्पेस के अंदर वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हो जाएगा प्लस z स्क्वायर, तो ये आ जाएगा j कंपोनेंट के लिए। ये देख लें, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया आपको समझाने के लिए। u वेक्टर है जो कि 3i माइनस 7j लिखा हुआ है, फाइंड u मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे, u मैग्नीट्यूड में ये 3 लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे देखें प्लस y की वैल्यू माइनस 7 है तो माइनस 7 होल स्क्वायर, 3 3 जार 9 प्लस 7 7 जार 49, तो 49 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 58। तो 58 का स्क्वायर रूट जो वो कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मैं यहाँ पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो वैल्यूज मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ प्लेन के लिए, वो मैं स्पेस के लिए भी साथ साथ समझा रहा हूँ, क्योंकि स्पेस और प्लेन में फर्क नहीं है, बस सिर्फ एक वैल्यू बढ़ रही है, यानी यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ जेड हो जाएगा साथ में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू समझेंगे और जो दूसरी वैल्यूज हैं वो फिर आपने क्या करना है, आपने सेम बस वहां पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखना है, तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें से जो कॉन्सेप्ट आपकी वो क्लियर हो जाएगी। तो अब इसके देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। कोई वेक्टर क्यों है तो उसके मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टीज, यानी आपको याद होगा वहां पे फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे यानी z से वहां पे रिप्रेजेंटेड थे, वो जो थे वो भी मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टीज के लिए सॉल्व होते थे। तो यहाँ भी सेम वही काम हो रहा है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि u मैग्नीट्यूड का जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, लाजमी है ये। अगर आप इसका कोई भी आंसर लेते हैं तो ये मैग्नीट्यूड के यानी इससे जो एट द एंड पे जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी या तो जीरो आएगा अगर ये दोनों जीरो हुए, तो अगर जीरो नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो से ज्यादा ही आएगा। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, u मैग्नीट्यूड से जीरो आंसर आएगा इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू जीरो, यानी ये आपके पास क्या है, अगर जीरो वेक्टर है, अगर ये जीरो वेक्टर है तो इससे क्या आंसर आएगा, जीरो ही आंसर आएगा मैग्नीट्यूड से। तो ये देख लें, u वेक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इससे जीरो आंसर आता है। इफ एंड ओनली इफ, जो मैंने पीछे बताया था ना कि मैं आगे यूज करूंगा, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, यानी पॉसिबल होगा लाजमी x की वैल्यू जीरो हो और y की वैल्यू जीरो हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि u जो है वो क्या है, आपके पास जीरो वेक्टर है, जीरो आई प्लस जीरो j, तो इससे क्या होगा, जीरो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास जीरो वेक्टर है। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव u, यानी अगर u के साथ आप नेगेटिव साइन वेक्टर के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो वो आपके पास सिंपल क्या आता है, u के इक्वल आता है मैग्नीट्यूड के। सो ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इनके साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया, फिर इनके स्क्वायर्स लिए, तो ये जो स्क्वायर की वैल्यू है ये अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था कि ये क्या था, u से u के इक्वल आया था। सो ये क्या है, सिंपल नेगेटिव u मैग्नीट्यूड पॉजिटिव u मैग्नीट्यूड के इक्वल है। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि k मल्टीप्लाई बाई यू, अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाए तो वो उसके स्केलर टाइम और मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। तो ये देख लें यहाँ पे मैंने k एक्स स्क्वायर प्लस k वाई स्क्वायर, फिर इन दोनों में से k स्क्वायर की वैल्यू कॉमन ले ली है। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, 9 क्लास में हमने पढ़ी थी।
कि जो स्क्वायर रूट है उसकी ये प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन के वैल्यूज हैं वो हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू और यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब ये हो जाएगा k मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा u मैग्नीट्यूड। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये चार प्रॉपर्टीज जो है वो आपने याद रखनी है। इसका हमने हवाला देना होगा या हो सकता है क्वेश्चन दिया हो कि आप इस तरह के क्वेश्चन वहां पे सिंप्लीफाई करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, जो कि यूनिट वेक्टर हमने बात की थी 3.1 के अंदर। वहां पे सिंपल हमने रिप्रेजेंटेशन यानी इस फार्मूले को वहां पे सिर्फ लिखा था, आगे उसको सोल्व नहीं किया था कि वहां पे वैल्यूज किस तरह से आएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम उनकी प्रॉपर वैल्यूज भी लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे कि वहां से यानी यहाँ पे सोल्यूशन कैसे होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक यू वेक्टर को लिख रहा हूँ और क्या है, इस अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड उसका जीरो नहीं है। आपको याद होगा कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसको हमने चैप्टर 1 में डिटेल से पढ़ रखा है। क्योंकि अनडिफाइंड के लिए क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, या उसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। then u divided by u magnitude is a unit vector whose direction is the same as that of u, यानी जो u की डायरेक्शन होगी उसी तरह इसकी भी डायरेक्शन, इससे भी वही आंसर आएगा। अब देख लें फॉर एग्जांपल किस तरह से है u यूनिट, ये मैंने पहले बताया कि u के ऊपर हम हेड लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि u यानी वो यूनिट वेक्टर है। अब आपने करना क्या होता है कि जो वेक्टर गिवन है वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। फॉर एग्जांपल किस तरह से, ये u वेक्टर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे x और y, तो x के नीचे इसको लिख देंगे और फिर y के नीचे भी लिख देंगे अलग से। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, यानी यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है इसका नोटेशन फॉर वेक्टर्स इन कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर नोटेशन जो है वो किस तरह से है। आपके पास डिफरेंट नोटेशन यूज किए गए हैं, यानी या तो सिंपल आपने क्या करना है, जिस तरह से ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं ये एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में वैल्यूज लिखी हुई है। अगर आपने वो नहीं लिखनी और आपने डिफरेंट वैल्यूज को यानी डिफरेंट उसको यूज करना है नोटेशंस को, तो आपने किस तरह से यूज कर सकते हैं। सम टाइम वी यूज द नोटेशन एक्स एंड वाई, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान में इनको क्लोज कर लेते हैं। फॉर द वेक्टर्स आर वेक्टर, जो यानी ये बेसिकली ये जो वेक्टर है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में इस तरह क्लोज हो जाएंगे। सो देख लें ये R1 और R2 दो वेक्टर है और इनको मैं ऐड करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इनके I और J कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं लिखना चाहता। तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपल इनको मैं क्लोज कर दूंगा इस फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में। तो ये x1 और y1 प्लस x2 और y2 हो जाएगा। तो इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो इसके फर्स्ट कंपोनेंट से ऐड हो जाएगा, इनके दरमियान में कॉमा आ जाएगा, फिर y1 और y2 के साथ हम इसको ऐड कर लेंगे। तो बस ये इसकी एडिशन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर जो होगा वो x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्केलर जो है वो y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बस आपने यही याद रखना है कि इसको डिफरेंट नोटेशन से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम इसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है रेशो फार्मूला। ये फार्मूला भी यूज होगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने इसकी मदद से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स सपोज दैट a and b be the position vector of the point A and B respectively and C divides A B internally in the ratio A ratio B। यानी क्या कह रहे हैं कि A और B जो है वो पोजीशन वेक्टर है कैपिटल A और B पॉइंट के, और C जो है एक C की वैल्यू जो है C वेक्टर जो है वो डिवाइड करे A B को इंटरनली इन द रेशियो P रेशियो Q की फॉर्म में, यानी P को डिवाइड करे P डिवाइड्स Q की फॉर्म में है। देन द पोजीशन वेक्टर C ऑफ यानी स्मॉल c ऑफ कैपिटल C इज गिवन बाय, तो इस तरह से होगा कि C इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी। तो यानी ये देखने के a प्लस बी लिखा हुआ है, उसके साथ a के साथ q मल्टीप्लाई है और b के साथ p मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाई q प्लस p। सो ये इसकी वैल्यू है। अब इसको जरा प्रूफ में भी इसका देख लें। इफ c डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो p रेशियो q, देन फिर हम क्या लिखेंगे कि ए सी डिवाइडेड बाय ए सी डिवाइडेड बाय, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे ये a की वैल्यू है ए सी डिवाइडेड बाय सी बी। देखें ना ये a डिवाइड कर रहा है c को यहाँ तक वैल्यू, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू। ठीक हो गया। सो ये जो है a से लेकर c तक का p के इक्वल है और c से लेकर b तक क्या है वो q से इक्वल है। हैंस हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये q जो है वो a c के साथ मल्टीप्लाई होगा और p जो है वो b c के साथ या c b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा देख लें और समझ लें
ए सी का डिस्टेंस क्या है, यानी ए सी ये डिस्टेंस है यहाँ पर ए से लेकर सी तक का, और वो किसके इक्वल है, सी माइनस ए। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में देखें तो सी माइनस ए लिखा हुआ है। अब ये क्यों कैसे आएगा ये मैं आपको बता दूं कि ये होगा ओ सी माइनस ओ ए। ये अगर इसको देख लें, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ कि ये आया कैसे है। ए सी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा ओ सी माइनस ओ ए। अब देखें ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या है, सिंपल सी, और ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या है, वो ए है। सो ए सी जो है वो क्या आ गया आपके पास, सी माइनस ए आ गया। इसी तरह अगर हम देख लें सी और बी की वैल्यू, तो वो क्या है, तो वो ये है कि सी बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी। तो ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या है, वो बी के इक्वल है, और ओ से लेकर सी तक माइनस सी हो जाएगा, सिंपल। सो सी बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है और ये समझा भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने ये वैल्यूज कहाँ से लिख ली थी वहाँ पे। सो ये हो जाएगा। अब देखें इसको क्यू से मल्टीप्लाई करें, इसको पी से मल्टीप्लाई कर ले। सो ये जब पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा पी बी माइनस पी सी, और ये से क्यू से मल्टीप्लाई। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को राइट साइड पे लेते हैं और इस सी की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेते हैं, ताकि इनमें से हम सी को कॉमन ले सकें और इसको ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकें। सो ये मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊँ, तो अब इसमें से सी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले तो ये क्यू प्लस पी आ गया। यहाँ पे देखें क्यू ए प्लस पी बी लिखा हुआ, यानी जो ऊपर वैल्यूज थी ए को पहले और बी को बाद में लिखते हैं। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्यू प्लस पी। तो यही हमने प्रूफ करना था कि सी की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम डिफिनीशन और इसके जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ाई ये समझ आ गई होगी। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट समझे बगैर एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चले जाते हैं। अब उससे होगा ये कि जब आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जो एक्सरसाइज से ना आया हो तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाते। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मैं इसलिए पहले डिटेल से वो चीज़ें बता देता हूँ जो उस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको यही कहूँगा कि आप पहले उसको देख लिया करें जो कॉन्सेप्ट होती है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व किया करें। अब इसके साथ जो बाकी टॉपिक्स हैं, यानी यहाँ तक खत्म नहीं हुए, बल्कि इसके जो आगे टॉपिक्स हैं वो क्या है, स्पेस के हवाले से हैं। अब मैं पहले से ही बता दूं कि जो हमने एक्स वाई प्लेन पढ़ा है, बस उसमें एक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी जेड की, तो वो क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा। तो वो सेम प्रॉपर्टीज और सेम जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी मैं स्पेस के लिए भी पढ़ाऊं, तो लेक्चर जो है वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला लिखूंगा तो वो एक्स वाई जेड यानी स्पेस के लिए जो फार्मूला यूज होगा मैं कोशिश करूंगा कि वही लिख दूं वहां पे। तो आपको वो फार्मूले समझ आ जाएंगे, तो उस फार्मूला क्लियर हो जाएगा, तो आपको जो स्पेस है वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो तमाम जितनी भी वैल्यूज हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी स्पेस के लिए भी एज इट इज आती हैं। ठीक हो गया, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में क्या गिवन है। चलें तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू 3i माइनस 5j एंड b इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j देन फाइंड। हमें ये वैल्यू ए और बी की गिवन है और इसके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है जो कि हमने सॉल्व करने हैं। तो सोल्यूशन सिंपल क्या करना है, हमने इन वैल्यूज को ऐड करना है। सो ए प्लस 2b इज इक्वल टू, ए की जगह वैल्यू लिखेंगे 3i माइनस 5j, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे b को। सो माइनस 2i प्लस 3j। सो ये हो जाएगा 3i माइनस 5j माइनस, देखें प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4i, और ये हो जाएगा प्लस 3 2 जार 6j। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 से माइनस i, और ये हो जाएगा प्लस j। सो a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस i प्लस j। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कि आप फाइंड करें 3a माइनस 2b को। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3i माइनस 5j एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2i प्लस 3j। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख ली। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9i माइनस 3 5 जार 15j माइनस माइनस प्लस 4i एंड माइनस 3 2 जार 6j। सो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 से 13i, और ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 6 से आ जाएगा माइनस 21j। सो 3a माइनस 2b
इज इक्वल टू 13i माइनस 21j। सो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में गिवन है कि 2 मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, ये फाइंड करना है हमने। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन 2 मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू लिखेंगे पहले 3i माइनस 5j, और इसको माइनस कर देंगे b की वैल्यू से माइनस 2i प्लस 3j। ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3i माइनस 5j माइनस माइनस प्लस 2i एंड माइनस 3j। ये हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 से 5i, और यहां से हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5 से माइनस 8j। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5i माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8j। सो 2 5 जार 10i minus 16j. So 2 multiplied by a minus b is equal to 10i minus 16j. So ये इसका सिंपल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो इसका 4 पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें क्या करना है, हमने a प्लस बी करना है। a और b को प्लस करने के बाद हमने उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सोल्यूशन a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास 3i माइनस 5j, और प्लस कर देंगे इसको माइनस 2i प्लस 3j, और मॉड्यूलस को क्लोज। अच्छा जी, ये हो जाएगा 3i माइनस 5j माइनस 2i प्लस 3j, ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 से सिंपल i आ जाएगा, और यहाँ से 5 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2j हो जाएगा। सो अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, देखे आई के साथ क्या है, 1 लिखा हुआ सिंपल। सो 1 स्क्वायर से क्या आता है, 1 आता है। तो 1 प्लस 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट एन विच इज इक्वल टू a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। सो ये सिंपल क्या होगी, इसका आंसर आ गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ वाला, जिसमें हमने क्या करना है, a मॉड्यूलस माइनस बी मॉड्यूलस, यानी ए और बी के अलग अलग मॉड्यूलस फाइंड करने हैं, और फिर हमने क्या करना है, उसको सबट्रैक्ट कर देना है। सो इसको देख लेते हैं सोल्यूशन। पहले क्या करते हैं, ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 3i माइनस 5j। इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। ए मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर। सो ए मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जार 9 प्लस 25। सो ये हो जाएगा 29, 25 प्लस 9 से आ जाएगा आपके पास 34 स्क्वायर रूट। ये हो गई ए की वैल्यू। इसी तरह हम बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 3j। बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस 3 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 एंड प्लस 3 3 जार 9। तो 4 प्लस 9 से आ जाएगा 13। तो बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर देना है। सो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 34 माइनस 13। अब चूंकि ये जो वैल्यूज हैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होती, अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये इसका सिंपल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है ए मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन अभी हमने फाइंड किया था, ए मैग्नीट्यूड से वैल्यू आई थी 34 स्क्वायर रूट एंड बी मैग्नीट्यूड से वैल्यू आई थी 13। सो इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। ए डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 13। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34 डिवाइडेड बाय 13। सो दोनों ही इसके आंसर हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर गिवन बिलो, यानी जो वेक्टर गिवन है आपने उस वेक्टर का क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो वेक्टर है उसका मैं पहले आपको यूनिट वेक्टर का फार्मूला बता देता हूँ।
वो ये था कि अगर कोई भी u वेक्टर गिवन है, सो u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो सिंपल 3 आयोटा लिखा हुआ, 3i लिखा हुआ है, या बाकी जो वैल्यूज है वो भी सिंपल लिखी हुई है, यानी उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसी भी वैल्यू से। सोल्यूशन, लेट सपोज दैट u वेक्टर इज इक्वल टू 3i। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये हो जाए स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो u वेक्टर इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब हमने करना क्या है, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है सिंपल। सो फार्मूले में हम वैल्यू लिख देंगे, वो हो जाएगा u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3i डिवाइडेड बाई 3। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो u इज इक्वल टू i रह जाएगा। तो बस ये सिंपल इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें लिखा हुआ है कि 3i माइनस 4j, ये फाइंड करते हैं। अगेन वही काम करेंगे, इसको लेट कर देते हैं सोल्यूशन। लेट सपोज दैट u इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। तो अब क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं, u मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं। u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। सो 3 3 ज़र 9 प्लस 4 4 ज़र 16। सो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट, एंड u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। सो ये हमने फाइंड कर लिया है। अब इसको लिख लेते हैं, u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ भी मेंशन कर देंगे, और ये हो जाएगा u मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा u वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाय 5। सो ये होगा 3/5i माइनस 4/5j। सो u यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई। ये इसका सिंपल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करें। देखिए यहाँ पे i, j और k तीनों कंपोनेंट्स लिखे, यानी ये स्पेस की फॉर्म में वेक्टर गिवन है। तो सोल्यूशन, काम वही करना है हमने। लेट सपोज दैट u वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k, ये हो गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर से 1 प्लस 1 प्लस 2 2 ज़ार 4, एंड विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट। सो ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड। सो ये हो जाएगा i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। तो ये सब के नीचे अलग अलग लिखेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 6i प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 6j माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6k। सो ये यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि लिखा हुआ है कि 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2i माइनस 1 ओवर 2j, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि u वेक्टर के इक्वल है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2i माइनस 1 ओवर 2j। अब क्या कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस ये 1 ओवर 4 आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 ओवर 4। सो 4 इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम में कॉमन ले लेते हैं, और ये 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें। सो u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2i माइनस 1 ओवर 2j। अब इसको 1 से डिवाइड कर लें तब भी यही आंसर आएगा। सो ये इसको क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करते हैं। इफ r इज इक्वल टू i माइनस 9j, a इज इक्वल टू i प्लस 2j एंड b इज इक्वल टू 5i माइनस j, डिटरमाइन द रियल नंबर्स p एंड q। p और q की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कंडीशन ये गिवन है। तो सोल्यूशन पहले हम लिख लेंगे गिवन दैट, गिवन क्या है, r इज इक्वल टू i माइनस 9j, a इज इक्वल टू i प्लस 2j एंड b इज इक्वल टू 5i माइनस j, और इसके साथ साथ हमें कंडीशन गिवन है r इज इक्वल टू p a प्लस q b। सो ये हो जाएगा आपके पास 1। अब हम क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं। सो वो आ जाएगी आपके पास r इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई में, पहले मैं a की वैल्यू लिख रहा हूँ i प्लस 2j प्लस क्यू, बी की वैल्यू है 5i माइनस जे। अब हम r की जगह भी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा i माइनस 9j इज इक्वल टू पी आई प्लस 2pj प्लस 5qi एंड माइनस qj। ये हो गया। अब हम इसमें ये i और i की कंपोनेंट को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस 5q i कंपोनेंट प्लस 2p माइनस q एंड j। सो ये हो गया i माइनस 9j। तो आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल में एक वैल्यू पढ़ी थी इक्वल वाली, कि अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स या बाय कंपैरिजन p प्लस 5q इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह हम यहाँ पे एक और वैल्यू लिख लेते हैं कि 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 9। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखें अगर मैं इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 5q एंड माइनस 5q दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 5। सो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2p माइनस q एंड माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5 2 जार 10, p माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस 45। इसको चलो मैं 4 का नाम दे देता हूँ। अब हम यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, 2 और 4 की वैल्यू को सिंपल ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10p माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस 45, और ये हो जाएगा p प्लस 5q इज इक्वल टू 1। तो चूंकि इनको प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11p, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 एंड विच इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 44। अब हम यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। So 11p is equal to 44, p is equal to minus 44 divided by 11 and which implies that p is equal to minus 4। इसको क्या करते हैं, put into इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू लिख लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन 2 की वैल्यू है p प्लस 5q इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस 4 प्लस 5q इज इक्वल टू 1। 4 को राइट साइड पे ले जाएं, सो 5q इज इक्वल टू 1 प्लस 4 विच इम्प्लाइज दैट 5q इज इक्वल टू 5 एंड इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। p की वैल्यू आ गई है माइनस 4 एंड q की वैल्यू आ गई है 1। सो ये इसका सिंपल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करते हैं। इफ p इज इक्वल टू 2i माइनस j एंड q इज इक्वल टू xi प्लस 3j देन फाइंड x इफ। कंडीशन गिवन है कि p प्लस q मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, ये इसके इक्वल है। p और q की वैल्यूज गिवन है और हमने क्या करना है, x को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं जो गिवन दैट कंडीशन ही लिख लेंगे कि p प्लस क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा p की वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस j और ये हो जाएगा प्लस xi प्लस 3j इज इक्वल टू 5। ये हो गया। अब यहाँ पे ये सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स आई और 3 माइनस 1 से क्या हो जाएगा 2
जे इज इक्वल टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस 2 टू ज़ार 4 इज इक्वल टू 5। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि यहाँ से ये स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5, 5 ज़र 25। इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो 8 में से 25 निकालेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी -17। अब देखें ये जो वैल्यू बन गई है ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई है। तो चले पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम मैं इसको कंपेयर कर लूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू 1 लिखी हुई है, बी की वैल्यू 4 लिखी हुई है एंड सी इज इक्वल टू -17। तो मैं डायरेक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय -17 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4 4 ज़र 16 माइनस माइनस प्लस 17 4 ज़र 68 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखें यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ सो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो विच इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 21, एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 21। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ए से बी तक का जो लेंथ है मतलब उसको हमने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर की मदद से हमने ए बी फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जब मैं मैग्नीट्यूड पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हमने डिफरेंट नामों से उसको रिप्रेजेंट किया था, उसको मैग्नीट्यूड से भी लिखा था, उसको नॉर्म से लिखा था और उसके अलावा उसको लेंथ से रिप्रेजेंट किया था। फिर कह रहे हैं जब ये आप फाइंड कर ले तो आल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए बी। तो ए बी का हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो चलें जी शुरू करते हैं सोल्यूशन। पहले क्या लिखते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर। इसके पहले पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर। तो ए बी देखें, ओ ए इज इक्वल टू -3i प्लस 5j एंड ओ बी इज इक्वल टू 7i प्लस 9j। ये इनकी वैल्यूज हो गई हैं। सो वी नो दैट, वो थ्योरम जो हमने पढ़ा था, सो उसी से हम लिखेंगे वी नो दैट बाय द थ्योरम ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। सो सेकेंड में से फर्स्ट को निकाल लेते हैं तो यहाँ आएगा 7i प्लस 9j माइनस 3i प्लस 5j। सो ये हो जाएगा 7i प्लस 9j। ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 3i माइनस 5j। सो 7 प्लस 3 से 10i और 9 माइनस 5 से करेंगे तो क्या आएगा, +4j आ जाएगा। सो ये ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो 10 टेन्स आर 100 प्लस 16, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 116। ये हो गया आपके पास ए बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब फिर क्या कह रहे हैं कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए बी, यानी वो फाइंड आउट करना है, इसका सेकंड पार्ट। सो लिख लेते हैं द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए बी इज, तो वो इस तरह से होगा कि मैं लेट सपोज दैट, कोई भी सपोजिशन कर लेते हैं कि ए यूनिट वेक्टर, देन मैंने सपोजिशन अपनी मर्जी से कर ली है। सो अब हम लिखेंगे कि ए यूनिट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर के डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड के। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर भी फाइंड हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर जो था वो आया था 10i प्लस 4j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 116। सो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 116i प्लस 4 डिवाइडेड बाय 116j। अब हम ये जरा देख लेते हैं कि क्या ये 116 की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट की सॉल्व भी होती है या नहीं होती। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 10 divided by 2 multiply by 29i plus 4 divided by 2 into 29j। So ये होगा 2 5s are 10 and 2 2s are 4। So a unit vector 5 divided by square root 29i plus 2 divided by 29 square root j। So ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। So अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सच दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली गिवन बाय -2 एंड -3 1 एंड 4 एंड 0 एंड 5। ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, यह हमें गिवन है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये पैराग्राम है तो ए बी सी की वैल्यूज भी गिवन है, तो आप प्रूफ करें यानी या फाइंड आउट करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स डी। डी वर्टेक्स की यानी 3 वैल्यूज गिवन है, तो लास्ट वाले जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर पैरेललोग्राम गिवन होते तो आपको याद होगा कि पैरेललोग्राम की जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो उसमें यह होता है कि ये वाली साइड्स और ये वाली साइड जो होती हैं यानी अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो यानी ये हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, इस तरह भी लिख सकते हैं, या बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें पहले से ही गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। तो अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे डी एक्स वाई लिखा है, चूंकि मैंने इसको सपोज किया है तो पहले मैं यही मेंशन करूंगा कि लेट सपोज दैट डी एक्स वाई बी द vertex of पैरेललोग्राम। सो मैंने ये मेंशन कर दिया यानी सपोजिशन की, तो मैंने वो लिख दिया कि ये जो है मैंने एक वर्टेक्स ली है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में यानी जितने भी वेक्टर की यानी ए बी सी और डी सारे पॉइंट है, इसको मैं क्या करता हूँ पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ। सो पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स आर, तो वो इस तरह से बन जाएंगे कि देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू -2i -3j नंबर 1। फिर क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू 1i यानी सिंपल i प्लस 4j एंड ओ सी इज इक्वल टू 5j। और साथ में क्या हो जाएगा, एंड ओ डी जो कि हमने फाइंड आउट भी करना है डी की वैल्यू को, सो वो भी मेंशन कर देंगे, वो क्या है एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक हो गया। अब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे कि ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है यानी अपोजिट साइड इक्वल होती है उसको यूज करके इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज अ
parallelogram, then we use the condition a b is equal to c d. so a b किसके इक्वल होता है? o b माइनस o a एंड विच इज इक्वल टू o d माइनस o c. तो इन तमाम की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं. o b वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 4j माइनस ए की वैल्यू जो थी वो थी -2i माइनस 3j इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे, और माइनस ओ सी की वैल्यू जो थी वो थी सिंपल, आपके पास आई थी 5j. ठीक हो गया. तो चूंकि ये पिछले पेज पे लिखे हुए हैं तो जो मुझे याद थी मैंने उस हिसाब से लिख लिए. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा i प्लस 4j प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे माइनस 5j. ये हो जाएगा i प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 से होगा 3i प्लस 7j इज इक्वल टू xi प्लस वाई माइनस 5j. अगेन दोनों साइड्स इक्वल है, तो बाय कंपैरिजन x इज इक्वल टू 3 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 7. ये हो जाएगा. अब 5 को राइट साइड पे ले जाते हैं, सो y इज इक्वल टू 7 प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू 12. सो जो वर्टेक्सेस हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली. तो अब हम लिखेंगे हेंस the coordinate of the vertex D are of the vertex D are 3 and 12. सो ये इसका क्या हो गया है? आंसर आ गया है. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू. यानी पी क्यू के जो कंपोनेंट्स हैं वो पहले फाइंड करें और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें. कंपोनेंट से मुराद क्या है? यानी पी क्यू की जो वैल्यूज है ओ पी और ओ क्यू की वैल्यू, फिर उसके बाद जो उसको हम पी क्यू को माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि पहले फाइंड करें और फिर उसके बाद क्या करें? मैग्नीट्यूड फाइंड करें. तो सोल्यूशन जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम लिखेंगे कि बाय थ्योरम वी नो दैट. जो मैंने थ्योरम पढ़ाया था उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा. तो वो ये था कि पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी. ठीक हो गया. इसकी वैल्यू को यानी हमने ओ क्यू और ओ पी की मदद से इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इन्हीं कंपोनेंट्स की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर. सो मैंने ओ पी और ओ क्यू की वैल्यू लिख दी है. अब हम क्या करेंगे? पी क्यू को फाइंड करते हैं. सो वो होगा ओ क्यू माइनस ओ पी. इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं. सो 2i माइनस जे माइनस माइनस आई प्लस 2j. सो 2i माइनस जे प्लस आई माइनस 2j. सो 1 प्लस 2 से क्या होगा? 3i माइनस 3j. ये हो गई पी क्यू कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू. अब हम क्या करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. सो सिंपल मैग्नीट्यूड में क्या होगा? पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट, और 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट से क्या होगा? 18 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 18. अब हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो 18 जो है वो आता है 2 9 18 यानी 3 अंडर रूट 2. सो ये पी क्यू मैग्नीट्यूड की क्या हो गई है? वैल्यू हो गई है. तो ये इसका सिंपल क्या आ गया? आंसर आ गया. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा. इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी इस जैसे ही हैं, तो वो भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सेकंड पार्ट में गिवन है कि पी की वैल्यू जो है वो है -2 एंड 1, और क्यू की वैल्यू जो है वो गिवन है 2 एंड 3. तो सोल्यूशन पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं. ओ पी इज इक्वल टू -2i प्लस जे एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 2i प्लस 3j.
ठीक हो गया। सो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। सो ये हो गया 2i+3j माइनस -2i+j। ये हो जाएगा। सो ये लिख लेंगे 2i+3j +2i-j। सो 2 + 2 से क्या होगा, सिंपल 4i+3 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 2j आ जाएगा। सो पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। सो ये 4 4 16 एंड प्लस 2 2 4 आ जाएगा। तो 16 + 4 से क्या होगा, 20 आ जाएगा। और 20 का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये आता है 4 5 20, यानी 2 × 5 स्क्वायर रूट। सो पी क्यू मैग्नीट्यूड से क्या हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पी की वैल्यू जो है वो है -1 1 एंड +2, और साथ में क्यू पॉइंट गिवन है जो कि है 2 -1 एंड 3। तो अब देख लें, यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे आई जे और के कंपोनेंट, ये उसके लिए स्पेस के लिए पॉइंट्स गिवन है। तो फार्मूला वही है, हमने बस सिर्फ क्या करना है, उसको उस फॉर्म में लिख लेना है। सो ओ पी इज इक्वल टू -i+j+2k, ये ओ पी हो गया। और इसी तरह ओ क्यू की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2i-j+3k, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। सो ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। सो ये हो जाएगा 2i-j+3k, और माइनस हो जाएगा -i+j+2k। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2i-j+3k प्लस i-j-2k। सो 2 + 1 से 3i -2j, और ये हो जाएगा +k। सो पी क्यू मैग्नीट्यूड इस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से k की वैल्यू भी अगेन 1 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 एंड प्लस 1। सो 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 14। अब जो 14 का स्क्वायर रूट है वो सिंप्लीफाई, क्योंकि 2 7 ज़ार 14 आता है, ना 2 सिंप्लीफाई होता है ना 7 सिंप्लीफाई होता है। सो पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 14। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलें तो अब हम इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, ये हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ओ पी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2i+4j+6k, और इसी तरह ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी i-2j+3k, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू i-2j+3k माइनस 2i+4j+6k। सो ये हो जाएगा i-2j+3k -2i-4j एंड -6k, इसके इक्वल हो जाएगा। अब i और i कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं, j को j कंपोनेंट के साथ और k को k कंपोनेंट के साथ सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा i माइनस i, तो ये हो जाएगा -i -6j-3k। सो ये हो गया पी क्यू वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो पी क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर से ये हो जाएगा 1 प्लस 6 6 ज़ार 36 एंड प्लस 3 3 ज़ार 9। सो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 37, और 37 प्लस 9 से हो जाएगा 46। सो ये हो गया 46 स्क्वायर रूट। अब देख लें, अगर तो इसकी वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई होती है, यानी जिस तरह से अगर स्क्वायर रूट में 49 लिखा होता तो 7 7 ज़ार 49 आ जाता, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं होता। सो बस यही इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें कहा गया कि फाइंड द इनिशियल पॉइंट P और द टर्मिनल पॉइंट Q विच एवर इज मिसिंग। ये कह रहे हैं कि आपको P Q वेक्टर गिवन है, फिर यहाँ पे P पॉइंट गिवन है, किसी क्वेश्चन में Q की वैल्यू गिवन है, तो क्या कह रहे हैं कि जो वैल्यू मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन, अब देखें इसको हम लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। सो सोल्यूशन, द पोजीशन वेक्टर्स आर पी क्यू इज इक्वल टू -2i + 3j एंड ओ पी इज इक्वल टू i + 2j। ठीक हो गया। अब पी क्यू का फॉर्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं वो इक्वल होता है ओ क्यू माइनस ओ पी। सो देखें पी क्यू की भी वैल्यू गिवन है, ओ पी की वैल्यू भी गिवन है, तो अगर हम ये दो वैल्यूज पुट कर दें तो हमें ओ क्यू यानी क्यू वेक्टर जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो ओ क्यू यानी पी की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ से आया था -2i + 3j एंड प्लस ओ पी की वैल्यू जो है वो है i - 2j। सो ये हो जाएगा -1 + 1 से हो जाएगा -i और +3 - 2 से आ जाएगा +j। सो ओ क्यू वैल्यू फाइंड हो गई है, और विच इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू -1 एंड +1। सो ये इसका सिंपल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। वही कहा गया था कि आपने q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, जिसमें अगेन पी क्यू इज इक्वल टू 4 एंड -5, और साथ में क्या है, क्यू की वैल्यू इस दफा गिवन है वो है आपके पास -1 एंड +1। सो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर्स आर पी क्यू इज इक्वल टू 4i - 5j एंड ओ क्यू इज इक्वल टू -i + j। सो जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उसको लिख लेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। सो ये हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को राइट साइड पे ले जाते हैं। सो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस पी क्यू। सो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -i + j -4i - 5j। सो ये हो जाएगा -i + j -4i + 5j। सो i और i से हो जाए 5i एंड +6j। तो ये ओ पी वेक्टर आ गया। सो विच इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 5 एंड 6। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। थर्ड है इसका के पी क्यू इज इक्वल टू -1 3 एंड -2 -1 3 एंड -2, और इसके साथ हमें p वैल्यू गिवन है वो है 2 -1 एंड -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, द पोजीशन वेक्टर्स आर, पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, पी क्यू इज इक्वल टू -i + 3j -2 के एंड ओ पी इज इक्वल टू 2i - j -3 के। सो फार्मूला क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस ओ पी। तो इनकी वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -i + 3j -2 के, क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा
2i माइनस जे माइनस 3k। सो ये हो जाएगा माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k प्लस 2i माइनस जे माइनस 3k। सो ये हो जाएगा माइनस आई प्लस 2i से ये हो जाएगा सिंपल आई, 3j माइनस जे से प्लस 2j, और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 से माइनस 5k। सो ये हो गया ओ क्यू वेक्टर। सो विच इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू 1 2 एंड माइनस 5। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एंड माइनस 4, और इसी के साथ क्यू वेक्टर लिखा हुआ है 3 माइनस 1 एंड 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्यूशन द पोजीशन वेक्टर्स आर। तो पोजीशन वेक्टर हैं इसके, पहले पी क्यू को लिख लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 4k एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 4k। ये हो जाएगा। सो वेयर पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। सो हमने क्या फाइंड करना है, ओ पी को फाइंड करना है। सो विच इम्प्लाइज दैट ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। सो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सो ओ पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3i माइनस जे प्लस 4k एंड माइनस 2i माइनस 3j माइनस 4k। सो ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, 3i माइनस जे प्लस 4k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3i माइनस 2i से सिंपल i आ जाएगा, माइनस जे प्लस 3j से प्लस 2j, और फिर हो जाएगा 4k प्लस 4k से आ जाएगा 8k। ये हो गया, ये हो गई ओ पी की वैल्यू। सो विच इम्प्लाइज दैट पी वेक्टर 1 2 एंड 8। सो ये क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें कहा गया कि इफ ए बी एंड सी 3 वेक्टर्स आर गिवन, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट। ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 6 यूनिट हो, एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c, और वो क्या हो, इसके पैरेलल भी हो। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये जो वेक्टर गिवन है इसको सोल्यूशन, लेट्स सपोज दैट v इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस 3c। इसको मैं क्या करता हूँ, v के इक्वल ले लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a की वैल्यू है i प्लस j प्लस k, माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 4i माइनस 2j प्लस 3k, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3c की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस k। सो विच इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करें 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k, और ये हो जाएगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 3k। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2i माइनस 4i और ये 3, यानी 3 प्लस 2 5i, 5i माइनस 4i से सिंपल क्या हो जाएगा, i आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 6 से आएगा माइनस 2। ये देखें, ये 2 और ये 2 प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2j। फिर यहाँ पे k, और फिर इसके अलावा यहाँ पे k लिखा हुआ है, और ये 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 3 से क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस 2k। सो आई जे और के की फॉर्म में हमारे पास क्या हो गई है, वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
सो ये हो जाएगा, ये वी वेक्टर है, इसका हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो जो वेक्टर हमने फाइंड करना है वो इसके पैरेलल है। तो पैरेलल तब होता है कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल आए, तो वो उसके मैग्नीट्यूड और वेक्टर के यानी उसके यूनिट वेक्टर का सिंपल इस तरह से देखने को, अगर उसके यूनिट वेक्टर के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल हैं। मैं वो आगे कंडीशन भी लिख के देता हूँ, फिलहाल इसको समझ लेते हैं। तो इसका v मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर से क्या होगा, 1 प्लस 4 एंड प्लस 4। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 और 9, 9 स्क्वायर रूट एंड v वेक्टर इज इक्वल टू 3। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम v का यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, वो क्या होगा, विच इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। ये हमें क्या हो गई है, यू वी वेक्टर की वैल्यूज फाइंड हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेट कर देते हैं, यानी हमने सपोजिशन करनी है। सो मैं लेट सपोज दैट एक वेक्टर u ले रहा हूं, अ वेक्टर u बी अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू v। ऐसा वेक्टर जो v के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर वो इसके पैरेलल है तो हम इसको लिख सकते हैं कि u वेक्टर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखेंगे u वेक्टर इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर कहा गया था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर के। ठीक हो गया। तो अब हमने जो वैल्यूज फाइंड की है यानी v यूनिट वेक्टर की, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं ताकि हम इसका u की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे v यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख दी है। सो यहाँ पे देखें ये वैल्यूज क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, यानी 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। सो अब ये आपके पास आ जाएगा u यूनिट वेक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 2j प्लस 2k। तो अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, सो u इज इक्वल टू 2i माइनस 4j एंड प्लस 4k। सो हमने वो वेक्टर फाइंड कर लिया जो क्या था, उसके पैरेलल था। सो ये इसको क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दो वैल्यूज पूछी गई हैं, वो क्या है वो मैं चल के आगे बताता हूँ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line joining the points whose position vector are p and q in the ratio 2:1 internally and externally। ये कह रहे हैं कि कोई भी दो लाइंस है यानी पी और क्यू वेक्टर की वजह से उसको ज्वाइन किया गया है, फिर वो जो ज्वाइनिंग लाइन है वो कह रहे हैं आर से उसको डिवाइड किया जा रहा है, जो डिवीजन हो रही है वो क्या है, 2:1 की फॉर्म में है। सो इंटरनली भी डिवाइड हो रहे हैं और एक्सटर्नली भी डिवाइड हो रहे हैं। ये इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब क्या है, ये जरा समझ लें, इंटरनली और एक्सटर्नली का। अगर मैं यहाँ पे जो इन्होंने पहले बात कही है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो अगर बना लूँ यहाँ पे, चलें सोल्यूशन। मैं जो फर्स्ट मतलब यहाँ पे इंटरनल लिखा हुआ है ना, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और उसके बाद क्या करूंगा, एक्सटर्नली जो है उसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो सोल्यूशन ए, इंटरनली, मैं इंटरनली जो है वो सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक, ठीक हो गया, यहाँ तक जो है ये ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक का एक डिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ से मैं बना लेता हूँ ओरिजिन से यहाँ तक, यह हो गया क्यू वेक्टर, यानी वो P और ये क्या हो गया, Q वेक्टर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, यानी ये कह रहे हैं यहाँ से इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद इसको एक वेक्टर R है जो इंटरनल यानी अंदर से भी डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली बाहर से भी डिवाइड कर रहा है। सो ये हो गया OR। तो अब हमें वैल्यूज गिवन है, सोल्यूशन गिवन दैट OP इज इक्वल टू I प्लस 2J माइनस के, ये गिवन है, एंड OQ इज इक्वल टू माइनस I
प्लस जे प्लस के, ये हो गया आपके पास वैल्यू। तो ये वैल्यू मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओ पी ये आ गया आई प्लस 2 जे एंड माइनस के, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज गिवन थी, रेशो गिवन थी, जो कि रेशो क्या है 2:1। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रेशो को लिख लेता हूँ कि m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2:1। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब चूंकि वो लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है, तो मैं हम इसको यहाँ पे इस तरह लिख लेता हूँ कि ये वाली लेंथ जो है ये क्या हो गई आपके पास 2 हो गई है, और ये वाली लेंथ जो है ये क्या हो गई है 1 हो गई है। अब इसमें सोल्यूशन ऐसे करना होता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो होती है, यानी ये वाली रेशियो की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई होती है इसके ऑपोजिट साइड पे, और ये वाली वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई होगी इसके ऑपोजिट साइड पे। सो यानी अगर मैं इसको समझाने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं कि ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, और ये वाली वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। ठीक हो गया, तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि शायद आपको याद हो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वो जो सी के इक्वल था, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज शुरू होने से बिल्कुल पहले वाला जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने उसको डिटेल से पढ़ाया था कि वो फार्मूला ये है कि सी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, अब इसी को ही हमने यूज करना है। अब ये याद रखें, अगर इंटरनली लिखा हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर एक्सटर्नली लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा। बस इतना सा फर्क है इंटरनली और एक्सटर्नली में। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटरनली समझाने के बाद एक्सटर्नली में मैं दोबारा सिर्फ क्या करूंगा, बस यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज चेंज करूंगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। तो चलें इसको देख लें और समझ लें कि अब इसकी वैल्यूज हमने कैसे लिखनी है। इसकी वैल्यूज हमने लिखनी है कि ओ आर, जो कि हमने फाइंड करना है वेक्टर को, ओ आर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय ओ पी वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये आ गया। अब ये हो जाएगा ओ आर वेक्टर 1 ओ पी से क्या आंसर आया था, वो आया था आई प्लस 2 जे माइनस के एंड प्लस 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये ओ आर की वैल्यू मैंने उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया है। अब ये देखें आई माइनस 2 आई से आ जाएगा माइनस आई, फिर प्लस 2 एंड प्लस 2 से होगा 4 जे, और फिर हो जाएगा -1, और प्लस 2 से आ जाएगा 2 माइनस 1 से सिर्फ प्लस के आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 3। सो ओ आर इज इक्वल टू -1/3 आई प्लस 4/3 जे एंड प्लस 1/3 के। तो ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था, ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब हम इसका वो जो सेकंड पॉइंट है जिसमें कहा गया था कि वो आप फाइंड करें, इंटरनली फाइंड हो गया एक्सटर्नली, सो बी पॉइंट लिख लेते हैं। उसमें हमने क्या करना था, एक्सटर्नली। ठीक हो गया, तो मैं बस सिंपल क्या करूंगा, मैंने पहले बताया था कि वो जो फार्मूला है उसमें बस सिर्फ हमने वैल्यू जो है वो उसमें नेगेटिव साइन लिखना है, यानी ओ आर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय ओ पी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। बस यहाँ पे देख रहे दोनों साइन क्या हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय पी की जो वैल्यू है वो लिखी हुई थी आई प्लस 2 जे माइनस के एंड -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आई प्लस जे एंड प्लस के डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 से -1। सो विच इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे माइनस के प्लस 2 आई माइनस 2 जे माइनस 2 के डिवाइडेड बाय -1। सो विच इज इक्वल टू आई, और ये हो जाएगा +3 आई
2j माइनस 2j, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 j, और ये हो जाएगा -3k 1, और ये 2 डिवाइडेड बाय -1। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 3i माइनस 3k डिवाइडेड बाय -1, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सो -3i एंड +3k, सो ये हो गया ओ और एक्सटर्नली, ठीक हो गया। सो ये इसका सिंपल क्या हो गया, आपके पास आंसर पॉइंट हो गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इससे मिलता जुलता है, बस उसमें क्या है, वैल्यूज चेंज है और डायग्राम की जो है वैल्यूज वो भी चेंज है। सो वो हम डिजाइन कर लेते हैं कि वो किस तरह से गिवन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, यानी उसमें भी सेम जिस तरह से रेशियो गिवन थी, पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, तो इंटरनली और एक्सटर्नली का जिक्र हुआ था, यहाँ पे भी इस तरह का ही सेम क्वेश्चन गिवन है। सो जरा देख लें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये यहाँ पे जिस तरह मैंने ओ ई जो रेड लाइन है, इसको हमने क्या करना है, ओ ई को फाइंड आउट करना है। अब क्या करें कि पॉइंट सी विथ पोजीशन वेक्टर 5j, ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो 5j के इक्वल है, एंड पॉइंट बी विथ पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j, सो ओ से लेकर डी तक की जो लाइन का है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j के इक्वल है। इनकी जो रेशियो है, इन द रेशियो 2:5 इंटरनली, याद रखें कि इंटरनली में जो फार्मूले के अंदर साइन है वो पॉजिटिव होगा, और एक्सटर्नली में जो फार्मूले के अंदर साइन है वो नेगेटिव होगा। तो जिस तरह हमने इसे पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई भी कर लिया है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ से हम पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा सोल्यूशन, ओ ई फाइंड कर रहे हैं। सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट ओ सी इज इक्वल टू 5j एंड ओ डी इज इक्वल टू 4i प्लस j, और उसके अलावा रेशियोज गिवन है जो कि है 2:5। तो अब हम उस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि लिखा था मैंने, यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा ओ ई इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा, चूंकि ये जो वैल्यू होती है ये अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई होती है, और ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई होगी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय ओ सी एंड प्लस, ये देखिए ये वाला प्लस का साइन जो है ये इंटरनली में पॉजिटिव और एक्सटर्नली में नेगेटिव होता है। फिर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय ओ सी से हो जाएगा 5j एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4i प्लस j डिवाइडेड बाय 7, सो 5 5 ज़र 25j प्लस 4 2 ज़र 8i प्लस 2j डिवाइडेड बाय 7, सो 25 प्लस 2 से 27, सो विच इज इक्वल टू 8i प्लस 27j divided by 7, so OE is equal to 8 divided by 7i plus 27 divided by 7j, so यही हमने फाइंड करना था। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट ई विथ पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j, यानी ओ से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो 2i माइनस 3j के इक्वल है, विथ पॉइंट एफ विथ पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j, और ओ से लेकर एफ तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो 3i प्लस 2j है। हमने क्या फाइंड करना है, अगेन ओ से लेकर एच तक का वेक्टर फाइंड करना है। अब फिर उसके बाद इसमें रेशियो गिवन है कि 4:3 एक्सटर्नली, एक्सटर्नली में मैंने बताया था वो फार्मूले के अंदर जो पॉजिटिव साइन है वो क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव होगा। अब दूसरी बात, इसमें क्या करते हैं, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ई के साथ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं, जो वैल्यूज गिवन है कि ओ ई की वैल्यू जो है वो है 2i माइनस 3j, और ओ एफ की वैल्यू है 3i प्लस 2j, और इसके साथ साथ हमें रेशियो भी गिवन है वो है 4:3।
अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा ओ एच इज इक्वल टू, तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाई ओ ई एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ओ एफ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो हो जाएगा 3 ओ ई की वैल्यू क्या है 2i माइनस 3j माइनस 4 3i प्लस 2j एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 से माइनस 1, सो 3 2 जार 6i माइनस 9j माइनस 12i माइनस 8j डिवाइडेड बाय माइनस 1। सो 6 माइनस 12 से होगा माइनस 6i और यह हो जाएगा माइनस 17j डिवाइडेड बाय माइनस 1। सो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 6i एंड प्लस 17j। सो ओ एच इज इक्वल टू 6i प्लस 17j। तो यही हमने फाइंड करना था। ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। ये देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव। सो बस ये इसका क्या हो गया, सिंपल आंसर आ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें कहा गया कि फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करें सो दैट अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3, यानी ये इसके इक्वल है। तो इससे हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन गिवन दैट अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे एन प्लस 2 के मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 2 जार 4 और ये हो जाएगा 3 के इक्वल। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड 1 स्क्वायर से 1 प्लस 4 से हो गया 5 इज इक्वल टू 3। सो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इस 9 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वहां डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखें 2 1 जार 2 हो जाएगा और 2 अल्फा माइनस करेंगे तो सिर्फ अल्फा आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट 2 में से मैंने अल्फा कॉमन लिया अल्फा प्लस 2 और सेकंड 2 में से माइनस 1 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस 2 अगेन अल्फा प्लस 2 एंड अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1। सो ये इसका सिंपल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें u v और w वेक्टर गिवन है और कह रहे हैं रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो इसमें देखें w के अंदर एक वैल्यू है z के इक्वल है, जिसकी वजह से क्या है, ये अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैं सिंपल लिखूंगा कि बाय हेड टू टेल रूल, ये देख रहे ट्राइंगल के अंदर ये u वेक्टर है ये v वेक्टर है, सो u प्लस v इज इक्वल टू w वेक्टर। सो लिखेंगे w इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर।
तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा i प्लस 6j प्लस जेड के एंड विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसमें प्लस हो जाएगा माइनस i प्लस 3j माइनस k, सो विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस 3j माइनस k, सो विच इज इक्वल टू, ये 2i माइनस i से सिर्फ हो गया i, 3 प्लस 3 से हो जाएगा 6j, और यहाँ से हो जाएगा 4k माइनस k से 3k, तो यहाँ पे हो गया i प्लस 6j प्लस zk। अब देखें लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल है तो यहाँ पे देखें i की जगह i लिखा हुआ है, 6 इज इक्वल टू 6j दोनों है, लेकिन यहाँ पे zk लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे कि बाय कंपैरिजन z इज इक्वल टू 3। सो बस ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, और ये जो सारे पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली यानी इस तरह से गिवन है कि फर्स्ट पॉइंट ए का है, सेकंड बी का है, थर्ड सी का है, और लास्ट जो है वो डी का है। देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। अब इसमें याद रखिएगा जो पैरेलल पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो वो वेक्टर उसके स्केलर मल्टीपल के इक्वल आएगा। सो ये मैं आगे चल के कंडीशन भी लिख के दूंगा और स्टेटमेंट भी लिख के दूंगा। पहले हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, जो फर्स्ट वैल्यू है ये क्या है, ए वेक्टर के लिए है, सो ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। इसी तरह क्या गिवन है, ओ बी की वैल्यू गिवन है जो कि है 3i प्लस जे, फिर सी की वैल्यू गिवन है ओ सी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2k, एंड ओ डी की वैल्यू गिवन है माइनस आई माइनस 2j प्लस के। ये हो गया आपके पास। सो अब हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फॉर दिस first we have to find AB and CD. So AB is equal to OB minus OA, and which is equal to OB की वैल्यू क्या है, 3i प्लस j, एंड माइनस A की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस k। तो ये हो जाएगा 3i प्लस j माइनस 2i प्लस 2j माइनस k, सो विच इज इक्वल टू 3i माइनस 2i से सिर्फ i आ जाएगा, j प्लस 3j एंड माइनस k। तो ये हो गया आपके पास ए बी की वैल्यू। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, क्योंकि आगे हमने सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने कोशिश करनी है कि जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आ जाए। तो देखते हैं कि इसके इक्वल आता है या नहीं आता। नाउ सी डी इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। सो डी वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास माइनस आई माइनस 2j प्लस के, माइनस ओ सी की वैल्यू है 2i प्लस 4j माइनस 2k। सो ये हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस 2i माइनस 4j एंड प्लस 2k। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब हम इनकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 और ये 1 से माइनस 3i, यहाँ से हो जाएगा माइनस 6j, और ये हो जाएगा प्लस 3k। ठीक हो गया। इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे माइनस 3 जो है वो कॉमन लिखा हुआ है, सो यहाँ पे आ जाएगा i प्लस 2j माइनस k। ये आपके पास हो गई है इक्वेशन नंबर
टू। अगर u जो है वो पैरेलल है v के तो वो इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी डी वेक्टर। तो यहाँ पे देख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, अगर हम इसको देख लें तो वहां पे वैल्यूज आपके पास आ रही है। एक आई थी आई प्लस टू जे माइनस के वन विच इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे आ रहा है -3 और यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस टू जे माइनस के। सो देख लें ये दोनों साइड्स इक्वल है और इसके साथ अल्फा यानी -3 भी आ रहा है, स्केलर मल्टीपल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर। सो ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये इसका आंसर आ गया है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैंने इसमें डिटेल से एक एक चीज पढ़ाई है, तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।